दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा 802 नंबर क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू और 1 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर्स की बात, जो 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरह के प्रश्न हैं और उसके संभावित आंसर क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना कब की गई। तो केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल की स्थापना जो है सन 1935 में की गई थी। तो यहाँ पे अ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, भारत में जाति का आधार क्या है। तो भारत में जाति जो है वो आधार माना जाता है, जाति का वो है जन्म। जन्म से जाति का आधार माना जाता है। तो यहाँ पे जो है अ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ। जिला शिक्षा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब लागू हुआ। तो इसको लागू किया गया था सर 1994 में, यानी कि द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया आपने, विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई। विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सन 1945 में की गई थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें, शिक्षकों की व्यावसायिक आचार नीति से संबंधित मुख्य बिंदु कौन है। तो यहाँ पे व्यावसायिक आचार की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण भी है, विषय का पूर्ण ज्ञान भी है, विषय के प्रति निष्ठा भी है, उपरोक्त सभी सही है। द ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। ये बच्चे जो इंग्लिश मीडियम के हो यहाँ से एमसीक्यू को देख सकते हैं, जो आंसर्स मैंने बताए हैं वही आंसर यहाँ पे टिक करना है आपको। यहाँ पूछा गया आपसे, एनसीईआरटी में भारत सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य खालिस्तान होते हैं, कितने सदस्य जो है मनोनीत होते हैं ये आपको बताना है। यानी कि मनोनीत का मतलब नॉमिनेटेड। तो टोटल जो है वो कितने होते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, कभी कभी एग्जामिनर आपको ऑप्शन दे देता है, कभी एग्जामिनर आपको ऑप्शन नहीं भी दे सकता है। तो यहाँ पे 12 सदस्य जो है इसमें मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक परिवर्तन खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम खालिस्तान में लागू किया गया। ऑप्शन है 2007 और 2009। तो कब लागू किया गया था, तो सभी को पता होगा जिसने तैयारी कर ली है, इसका आंसर हो जाएगा 2009। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में खालिस्तान को स्वीकार किया जाता है। राष्ट्रीय आय की जब भी बात आएगी उसमें प्रमुख साधन की बात आएगी तो हमेशा है वहाँ पे कृषि की बात होगी। तो यहाँ पे जो है कृषि इसका प्रमुख आधार के रूप में या प्रमुख साधन के रूप में माना जाएगा। तो कृषि जो है इसका सही आंसर होगा। मानस चित्रांकन का उपयोग खालिस्तान में किया जाता है। तो मानस चित्रांकन का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सक्रिय अधिगम प्रविधि में। ठीक है, सक्रिय अधिगम प्रविधि में। तो इतना बड़ा है तो मैं यहीं पे टिक कर देता हूँ, सक्रिय अधिगम प्रविधि में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, ये इंग्लिश मीडियम के लिए सेम क्वेश्चन है। यहाँ पूछा गया है, मध्य प्रदेश में राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो मध्य प्रदेश में ये कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में जो है ये जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई। तो इसको किया गया था 1993 में। कब, तो 17 मई को, 17 मई 1993। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा। तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो है 2 वर्ष, 2 वर्ष और 11 महीने, 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ध्यान रखोगे आप, 2 years 11 month एंड 18 days। उदारीकरण शिक्षा से क्या तात्पर्य है, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, उदारीकरण शिक्षा का तात्पर्य है शिक्षा प्रणाली में सरकारी नियंत्रण और विनियमों को कम करना या हटा देना। ठीक है,
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुस्तरीय शिक्षण से क्या अर्थ है। तो बहुस्तरीय शिक्षण का अर्थ होता है एक ही कक्षा में विभिन्न स्तरों और क्षमताओं वाले छात्रों को, विद्यार्थियों को पढ़ाना। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए आपका पूछा गया है शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो मुख्य महत्व लिखिए। जो शिक्षा की दृष्टि से आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप लिख सकते हैं राज्य अपने नागरिकों के लिए शैक्षिक लक्ष्य और उद्देश्य प्रदान करते हैं, स्कूल और कॉलेज खोलते हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या की व्यवस्था करते हैं, शैक्षिक गतिविधियों की योजना बनाते हैं, उन पर नियंत्रण रखते हैं और उनका निर्देशन करते हैं। ये सारे के सारे शिक्षा की दृष्टि से राज्य के मुख्य महत्व हैं। इनमें से कोई भी आप दो लिख सकते हैं। अगर आपसे दो पूछा है तो दो ही लिखिए, आप तीन लिख दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण से तात्पर्य किसी समाज द्वारा धन, आय, जाति, शिक्षा और शक्ति जैसे कारकों के आधार पर अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक स्तरों में वर्गीकृत यानी विभाजित करना होता है। ठीक है, ये सामाजिक स्थिरीकरण होता है। मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट वीडियो दिए हैं और उससे पहले आपको वीडियोस में मैंने समझाया है, तो उनमें सभी को आपको देखोगे तो ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आधुनिकरण से क्या तात्पर्य है। तो हम कहेंगे आधुनिकरण का अर्थ है एक क्रांतिकारी परिवर्तन जो एक समाज को उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से स्थिर समाज के रूप में परिवर्तित करने की ओर ले जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, तो मैंने यहाँ पे केवल आपको दो लिखनी है तो आप दो लिखिए, लेकिन आपको ये सारे के सारे जो विशेषताएं याद होनी चाहिए। सबसे लंबा और लिखित संविधान है भारत का, विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान है ये, कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण होता है इसमें, संज्ञानात्मक और एकात्मकता का मिश्रण है और सरकार का संसदीय रूप भी इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखनी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ उद्देश्य लिखे हैं, जैसे संतुलित और सामंजस्यपूर्ण मानव व्यक्तित्व का विकास करना जो है लोकतंत्र के लिए शिक्षा का प्रमुख उत्तरदायित्व है। और उसके बाद में चरित्र का निर्माण करता है जिसमें नैतिक और चारित्रिक विकास सम्मिलित है। और समाज और संस्कृति में कुशल और उत्पादक अस्तित्व के लिए प्रशिक्षण देना जो है ये क्या है, आपका लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्य हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वैश्वीकरण के दो लाभ लिखिए। वैश्वीकरण के लाभ हम बता सकते हैं वैश्वीकरण से उठाए गए कदमों के कारण संचार के क्षेत्र में कम दामों में उत्तम सेवाएं प्राप्त हुई हैं, ये इसका लाभ है। और बहुत सारे लाभ है, मैंने केवल 2 पॉइंट लिखे हैं। वैश्वीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी में, कंप्यूटर एवं कृषि क्षेत्र में भारी सफलता प्राप्त हुई है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में शिक्षक के किन्हीं दो व्यावसायिक गुणों को लिखिए। तो व्यवसाय के प्रति रुचि और निष्ठा, एक अध्यापक को अध्यापन व्यवसाय में रुचि और उसके प्रति निष्ठा होनी चाहिए। तो मतलब ये पहला मैंने पॉइंट बताया है, मतलब आप इस केवल पॉइंट को भी लिख दोगे, आपसे कोई पूछता है तो ये पहला लिख दीजिए व्यवसाय के प्रति जो है उसकी रुचि और निष्ठा होनी चाहिए और विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, व्यवसायिक गुण है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करें तो यहाँ पूछा गया आपसे वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ये कथन जो है गार्डनर का है, तो यहाँ पे स ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे भारत में जाति का आधार है। तो हमने अभी भी बात की थी, भारत में जाति का आधार जो है जन्म को माना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। तो कौन सी धारा है वो, तो धारा 45 के अंदर जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है, ये ध्यान रखना है आपको, आपके ये धाराएं पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे किस आयु वर्ग के बच्चे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम की आयु के हैं वो सारे के सारे बाल मजदूरी के श्रेणी में आते हैं, अगर वो नौकरी करते हैं या कोई भी काम करते हैं जिससे वो पैसे कमाते हैं। और पैसे कमाने के लिए 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चे जो है काम करेंगे तो वो इसमें आएंगे, बाल मजदूरी की श्रेणी में आएंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति भारतीय विद्यालयों में कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 2009 में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वही इंग्लिश के क्वेश्चन है जो अभी आपने हिंदी में देखे हैं। तो आइए अब हम इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, अब आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ऑप्शंस देना है, एग्जामिनर के ऊपर है, वो देगा भी या नहीं भी देगा ये कोई गारंटी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम संसद द्वारा खाली स्थान में पारित किया गया था। तो सन 1993 में इसको पारित कर दिया गया था। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। ठीक है, संविधान के खालिस्तान अनुच्छेद के द्वारा
अस्पृश्यता प्रथा को समाप्त किया गया? छुआछूत को कब समाप्त किया, कौन से अनुच्छेद के द्वारा जो है इसको समाप्त किया गया था? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद? तो 17 अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 17। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था, कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन जो है ये सन 1964 में किया गया था। ठीक है। और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग जो है, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, इसको क्या दूसरा नाम क्या है ये भी ध्यान रखना। कभी यहाँ पे आपको बोल दे दौलत सिंह काठौरी आयोग का गठन कब किया गया था, तो भी यही आंसर होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का दूसरा नाम है दौलत सिंह कोठारी आयोग। इसका गठन जो है 1964 में किया गया था। इसके बाद आपसे पूछा गया है प्रथम खेतिहार श्रम जांच समिति की स्थापना खालिस्तान में की गई, तो सन 1950-51 में इसको किया गया था। तो सन 1950-51 जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे शिक्षकों के सामाजिक स्तर को उठाने की योजना खालिस्तान की शिक्षा नीति में की गई। कौन सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस योजना को जो है बल दिया गया? तो ये थी सन 1986 की योजना, राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 की योजना के अंतर्गत। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी सन 1961 में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय वक्फ बोर्ड की स्थापना सन 1964 में की गई थी, याद रखिएगा। इसके बाद में है RTE एक्ट, ये RTE नहीं है, यहाँ पे RTE आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है। RTE एक्ट 2009 के तहत शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कितने कार्य के घंटे निर्धारित किए गए थे? तो ये 45 घंटे निर्धारित किए गए, 45 घंटे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में राष्ट्रीय आय के प्रमुख साधन के रूप में किसे लिया जाता है? तो प्रमुख साधन के रूप में जो है कृषि को लिया जाता है, ध्यान रखना हमेशा। ये MCQ के रूप में, खालिस्तान के रूप में, किसी भी रूप में पूछा जाएगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? पहले बहुत थे, अभी 6 है इसकी संख्या, 6 मौलिक अधिकार जो है प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया आपसे वंचित वर्ग से क्या आशय है? तो हम बोलेंगे वंचित वर्ग का तात्पर्य है कि जब किसी वर्ग की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो सके और उनसे उन्हें वंचित रहना पड़े, तो वही वंचित वर्ग कहलाएगा। ठीक है, वो समाज में रह तो रहा है लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, मतलब अच्छी नहीं है, शैक्षिक आवश्यकताएं उसकी पूरी नहीं हो रही हैं, तो हम कहेंगे कि वो वंचित है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए संविधान द्वारा प्रबंध और केंद्र सरकार द्वारा नियमों या अधिनियमों विधियों में दिए गए कार्यक्रम की निगरानी रखना कि कौन कौन से नियम और विधि बनाए गए हैं और उनका जो है पालन हो रहा है या नहीं। अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो, ध्यान रखिएगा। शालेय संस्कृति से आप क्या समझते हैं? शालेय संस्कृति शब्द आमतौर पर उन विश्वासों, धारणाओं, रिश्तों, दृष्टिकोणों और लिखित और अलिखित नियमों से को संदर्भित करता है या व्याख्या करता है जो स्कूल के कार्य करने के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको आंसर लिखने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? तो हम बोलेंगे सामाजिक न्याय से आज से ऐसे न्यायपूर्ण समाज की स्थापना से है जिसमें सामाजिक आर्थिक विषमताएं न्यूनतम हो, यानी कि कम से कम भेदभाव हो, और समाज समावेशी हो और संसाधनों का वितरण सर्वमान्य स्वीकृति के आधार पर हो, यानी कि सभी की सहमति से जो संसाधन है उनका जो है वितरण किया जाए। लोकतंत्र का क्या अर्थ है? परिभाषा आपको देनी है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन, और इसकी परिभाषा की जब भी बात आएगी, कभी भी किसी चीज़ की परिभाषा पूछा है तो किसी न किसी मनोवैज्ञानिक या किसी न किसी दार्शनिक के हिसाब से जो आपको परिभाषा देनी होगी। जैसे कि यहाँ पर हमने अब्राहम लिंकन के हिसाब से परिभाषा दी है। अब्राहम लिंकन कहते हैं लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है।
इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं। तो शिक्षा व्यवस्था से अनावश्यक प्रतिबंधों को हटाकर उसे उदारवादी यानी सबके लिए उपयोगी बनाना, सबके लिए जो है पहुंच में बनाना की प्रक्रिया जो है उदारीकरण शिक्षा कहलाती है। चेतनशील बुद्धिजीवता से क्या आशय स्पष्ट कीजिए। तो चेतनशील बुद्धिजीवता एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां एक व्यक्ति चौकस, जागरूक और इतना सचेत होता है कि वह अपने आप पर भी अपने आप सभी कौशल को चला सके। यानी कि जो है उसके पास में इतनी ज़्यादा सामर्थ्य होती है जो है कि वो बहुत हाई लेवल की जो है वो चेतना रखता है। यानी चेतनशील बुद्धिजीवता की परिभाषा कई कौशलों का एक संयोजन है जिसमें ध्यान और आत्म जागरूकता भी शामिल होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा क्या गया है राष्ट्रीय अल्प शिक्षा परिषद NCTE स्थित कहाँ पर है। तो ये आप सभी को पता है कि ये जो है दिल्ली में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है वो NCTE जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। भारत में जाति का आधार अभी अभी मैंने बताया था कि वो जन्म होता है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये 2009 में पारित किया गया था। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है, भाषाओं की समस्या है, सामाजिक समस्या है, शिक्षकों के संबंधी समस्या है या उपरोक्त सभी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि उपरोक्त सभी समस्याएं इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद में कार्य के बाद शिक्षक का मुख्य उद्देश्य या दायित्व क्या होता है। तो कार्य का जो है वो मूल्यांकन करेगा, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, कार्य का मूल्यांकन करना। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया केंद्रीय शिक्षा परामर्श मंडल CABE की स्थापना खालिस्तान में हुई। ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ऑप्शंस दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। तो 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सामाजिक स्थिरीकरण का जैविक आधार है। तो सामाजिक स्थिरीकरण का जैविक, ठीक है ना, जिसमें जान होती है, जैविक आधार जो है वो लिंग है। ठीक है ना, जैविक मतलब जिसमें जान होती है, जिसके अंदर मूवमेंट होती है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सन खालिस्तान से लागू किया गया था। तो DPEP जो है आपका 1994 से लागू किया गया था। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देते हैं लिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अभी अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको 1945 में की गई थी। विद्यालयों में पोर्टफोलियो का संबंध, किसका पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो विद्यार्थियों का बनाया जाता है भाई। पोर्टफोलियो किसका बनाया जाता है, विद्यार्थियों का, जिसमें विद्यार्थियों की जो गतिविधियां हैं, शैक्षिक कार्य हैं, खेलों में कैसा है, व्यवहार कैसा है, तो उनको नोट किया जाता है। पूरे सत्र में जो है टीचर विद्यार्थियों के ऊपर देखता है कि वो खेल में कैसा है, पढ़ाई में कैसा है, अन्य गतिविधियों में कैसा है, उनको नोट करता रहता है। तो ये सब इसके आंसर हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश में राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जबलपुर में स्थित है। ठीक है, जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिकरण का शाब्दिक अर्थ लिखिए। तो आधुनिकरण का शाब्दिक अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, तो बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। स्कूल में, भारत में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो ये जुलाई सन 2000 में शुरू किया गया था। 2000 में शुरू किया गया था। इसके बाद वैश्वीकरण की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अभी अभी हमने बात कर ली थी। FLN का पूर्ण नाम आपको लिखना है। तो इसमें इसका FLN का पूर्ण नाम क्या होगा, यानी पूरा नाम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो हम बोलेंगे FLN, पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। F का मतलब होता है जो फंडामेंटल। ठीक है, F का मतलब फंडामेंटल। L का मतलब होता है लिटरेसी। ठीक है, और N का मतलब एंड लिख करके, एंड न्यूमरेसी। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में मूलभूत। फंडामेंटल मतलब होता है मूलभूत। ठीक है, मूलभूत साक्षरता, लिटरेसी को क्या बोलते हैं, साक्षरता।
मूलभूत साक्षरता और एंड को क्या बोलेंगे हम और न्यूमरेसी को क्या बोलते हैं न्यूमरेसी मतलब नंबर की बात आ रही है तो संख्यात्मकता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पूछा गया शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या आशय है। तो शिक्षा के अवसरों की समानता का अर्थ होता है कि सभी विद्यार्थियों को समान पहुंच तथा जाति वर्ग प्रदेश लिंग धर्म आदि के भेदभाव के बिना समान अवसरों की प्राप्ति हो, समान शिक्षा की प्राप्ति हो। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा गया आपसे, बोल रहे कि केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान CIET स्थित है। तो CIET जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो यहाँ पे जो है आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आधुनिकरण संबंधी प्रक्रियाओं को 4 पक्षों में किसने बांटा था। तो प्रोफेसर योगेंद्र सिंह ने जो है इसको 4 पक्षों में बांटा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये किया गया था सन 2009 में। अगला जो है वैश्वीकरण का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो वैश्वीकरण का उद्देश्य है आर्थिक समानता लाना, उदारीकरण लाना है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। उपयुक्त सभी सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नांकित में से शिक्षक का व्यवसायिक गुण है। तो शिक्षक का व्यवसायिक गुण कौन सा है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो उसका उत्तम स्वास्थ्य हो, ये तो व्यवसाय से कोई लेना देना नहीं है, किसी संगठन की उसकी सदस्यता हो, ये भी कोई जरूरी बात नहीं है। प्रयोग एवं अनुसंधान में उसकी रुचि हो, ये उसका व्यवसायिक गुण है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं आपको। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना जो है कब की गई थी। तो 1993 में 1993 में की गई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सामाजिक स्थिरीकरण का जैविकीय आधार क्या है। तो मैंने बताया था लिंग होता है जैविकीय आधार। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया, द क्यूरिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल दस्तावेज खालिस्तान से संबंधित है। किससे संबंधित है ये, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है, यूनिसेफ या NIE। तो आपको बताना है कि यूनिसेफ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, विद्यालयों में पोर्टफोलियो का निर्माण खाली स्थान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, अध्यापक बनाते हैं यानी अभिभावक बनाते हैं या शिक्षक बनाते हैं। तो शिक्षकों के द्वारा विद्यालय में बनाया जाता है, अध्यापक जो है वही बनाते हैं, शिक्षक जो है वही बनाते हैं। ठीक है, पेरेंट्स आके नहीं बनाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लोकतंत्र ये विकेंद्रीकरण का सिद्धांत क्या है। तो आम आदमी या नागरिकों की भागीदारी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कहलाता है। वंचन क्या है, वंचन का अर्थ कुछ रखने आनंद लेने या उपयोग करने से रोके जाने की स्थिति होती है। स्कूल चलो अभियान कब प्रारंभ किया गया था। तो जुलाई 2000 में शुरू किया गया था। बोझ के बिना सीखना से क्या तात्पर्य है, इसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों, विशेष करके छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों पर पढ़ाई के दौरान पढ़ने वाले बोझ को कम करना, साथ ही शिक्षा में गुणवत्ता लाना शामिल होता है, बोझ के बिना सीखना। इसके बाद ALM का पूर्ण नाम आपको बताना है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव लर्निंग मेथड, यानी कि सक्रिय अधिगम प्रविधि। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है, शिक्षा की सार्वभौमिकता से क्या अभिप्राय है। तो शिक्षा की सार्वभौमिकता का अर्थ है शिक्षा का किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध होना। ठीक है, ये होता है सार्वभौमिकता शिक्षा की। इसे आम भाषा में समझें तो सबको मुफ्त में पढ़ाई से संबंधित जानकारी देना शिक्षा की सार्वभौमिकता कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन की 2 विशेषताएं लिखिए। सामाजिक परिवर्तन की बहुत सारी विशेषताएं होती हैं। सामाजिक परिवर्तन पूरे सामाजिक ढांचे में भी हो सकता है अथवा किसी एक संगठन में भी हो सकता है, यानी पूरे समाज में भी हो सकता है या समाज के एक हिस्से में भी हो सकता है सामाजिक परिवर्तन। भौतिक अथवा अभौतिक संस्कृति बदलने पर सामाजिक परिवर्तन होता है, यानी कि आपकी जो संस्कृति है, ठीक है, वो भौतिक हो या अभौतिक हो, ठीक है, वो दिखती हो या नहीं दिखती हो,
भौतिक मतलब जो चीज़ें हमें दिखती हैं, और अभौतिक जो चीज़ें हमें महसूस होती हैं। जैसे दिखने वाली चीज़ें सामान है, जो भी हमारे सामने आंखों के सामने जो दिखती है। अभौतिक मतलब प्यार है, मित्रता है, दोस्ती है, खुशी है, गुस्सा है, ये सब जो चीज़ें है ना, ये अभौतिक होती है। तो ये भी जब बदलेगी तो सामाजिक परिवर्तन भी होगा। शिक्षा के द्वारा जब व्यक्ति के विचारों की में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। यह भी क्या है, एक सामाजिक परिवर्तन है। यहाँ पे जीवन कौशलों के विकास में शाल्य शिक्षा का क्या योगदान है, तो हम बोल सकते हैं जीवन कौशलों के विकास में शाल्य शिक्षा बच्चों को संकल्प, सहानुभूति, आत्मविश्वास, नेतृत्व, आत्म प्रबंधन जैसे कौशलों के साथ विकसित करने में मदद करता है, जिससे उनकी भविष्य की सफलताओं का मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी क्या होता है, तो जिला जो ये होता है ना, ये क्या कार्यक्रम होता है, शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया एक कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत जिला विशेष के अनुसार, यानी कि जो भी जिला है उसके अनुसार नियोजन तथा पृथक लक्ष्य निर्धारण के माध्यम से सभी को शिक्षा दिलाना, स्कूलों में बालकों को बनाए रखना, शिक्षा के स्तर में सुधार करना और समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने के साथ साथ ये सब कार्य भी शामिल होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो लोकतंत्र शिक्षा का स्वरूप जो है स्वतंत्र माध्यम में होना चाहिए। बालक की शिक्षा स्वतंत्र वातावरण में होनी चाहिए, जिसमें समानता, उत्तरदायित्व, न्याय, सहयोग के लोकतांत्रिक सिद्धांत को अर्थपूर्ण और प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा में पूर्ण समझ होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये हम बोल सकते हैं लोकतंत्र में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, तो जो है वो ऐसा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र माध्यम में शिक्षा होनी चाहिए, जिसमें बालक की शिक्षा जो है स्वतंत्र वातावरण में होना चाहिए, जिसमें समानता शामिल हो, उत्तरदायित्व शामिल हो, न्याय और सहयोग शामिल हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो है लोकतांत्रिक सिद्धांत को अर्थपूर्ण या प्रभावी बनाने के लिए जो है जरूरी है। शिक्षा में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही समझ लिया था। इसके बाद में निर्देशन एवं परामर्श में शिक्षक की भूमिका क्या है। परामर्श और निर्देशन में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। बालक को प्रत्येक स्थिति पर निर्देशन की आवश्यकता होती है, यानी कि हर बार उसको गाइडेंस की आवश्यकता होती है। और बालक के शैक्षिक विकास की जानकारी सबसे ज़्यादा किसको होती है, अध्यापक को, कि बच्चा कैसा पढ़ता है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है पढ़ाई में। अतः एक शिक्षक है जो अपने बालक को सबसे सही निर्देश दे सकता है, यानी उनको गाइड कर सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न पूछा गया इसमें, किसके अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण है, तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य निर्वाण जो है उपनिषद के अनुसार है। तो यहाँ पर जो है आपका ब ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलगाव से तात्पर्य है, अलगाव से क्या तात्पर्य होता है, तो अलगाव का मतलब होता है अलग होना, यानी कि ये ऑप्शन सही है। समान होना, द्वंद्व होना, सामान्य होना, ये सब ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है बालिकाओं से, प्रौढ़ शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों से। तो यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है कि सर्व शिक्षा अभियान जो है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को जो है शिक्षित करना होता है। तो डी ऑप्शन सही है। नारीवाद आंदोलन के प्रकार नहीं है, इसमें से कौन सा जो है वो नारीवाद आंदोलन नहीं है, उसका प्रकार नहीं है, ये आपको बताना है। उदारवादी नारीवाद आंदोलन ये जो है उस एक प्रकार है, उदारवादी नारीवाद। लोकतांत्रिक नारीवाद ये क्या एक प्रकार है, तो लोकतांत्रिक नारीवाद जो है, उग्रवादी नारीवाद ये एक प्रकार है, और आपका समाजवादी नारीवाद ये भी एक प्रकार है। जो आंदोलन नहीं है, मतलब आंदोलन का मतलब है कि लड़कियां या नारियां या औरतें जो आंदोलन करती हैं, तो लोकतांत्रिक जो है आंदोलन नहीं करती हैं। ठीक है, समाजवादी समाज में समानता के लिए जो आंदोलन करती हैं, उग्रवादी नारीवाद जो है वो करती हैं, उदारवादी नारीवाद आंदोलन कर सकती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक नहीं कर सकती। तो यहाँ पर जो है कौन सा आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोकतांत्रिक नारीवाद जो है ये नारीवाद आंदोलन का प्रकार नहीं है, ये याद रखिएगा। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, किस भाषा से हुई है, यूनानी से, इटालियन से, जापानी से, भारतीय से। तो लोकतंत्र जो है यूनानी भाषा है। ठीक है, वहाँ वहाँ के शब्द से उत्पत्ति हुई है, यूनान से। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पूछा गया माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष खाली स्थान थे
तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियार, या केवल मुदालियार भी लिखोगे तो सही होगा, ये पूरा का पूरा आंसर सही है, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भारत में जाति का आधार जो है जन्म होता है, मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें यूनेस्को की स्थापना जो है सन 1945 में की गई थी। अगर आप 1945 लिखो तो ठीक है, नहीं तो आप पूरा का पूरा डेट लिख सकते हो। भारत में दलित आंदोलन के सूत्रपात्र जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है सूत्रपात्र माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है दलित आंदोलन के सूत्रपात्र जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद ज्योतिबा फूले भी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता एवं समानता भारतीय प्रजातंत्र के जो है मौलिक अधिकार हैं। ध्यान रखिएगा कौन से अधिकार हैं, ये मौलिक अधिकार है, केवल अधिकार नहीं है, ये मौलिक फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है जिसको बोलते हैं हम। क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पूछा गया है NIEPA, निपा का पूरा नाम बताना है। तो निपा को बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। N फॉर नेशनल, I फॉर इंस्टीट्यूट, E फॉर एजुकेशनल, P फॉर प्लानिंग, A फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया परिवार के कार्य लिखिए। परिवार क्या करता है, आप सभी को पता है, आप एक परिवार के हिस्सा हैं। बच्चों का पालन पोषण करना, सुरक्षा प्रदान करना, उनको नेतृत्व प्रदान करना, ठीक है, ये सब जो है परिवार के कार्य हैं। भारतीय संविधान का निर्माण कितने दिनों में हुआ, तो मैंने अभी बताया था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसको लगे थे। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किसने किया था, महात्मा गांधी जो है इस शब्द का प्रयोग कर पाए थे, ठीक है। किस आयु वर्ग के बच्चे जो है बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं, तो 14 वर्ष से जितने भी कम बच्चे होंगे वो सारे के सारे बाल मजदूरी की श्रेणी में आते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय समाज कल्याण मंडल के 3 कार्य आपको बताने हैं। कोई भी 3 कार्य आप बता सकते हैं। सामाजिक परिवर्तन की कोई एक परिभाषा जो है हमेशा किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के हिसाब से आपको देनी होगी परिभाषा की बात। शालेय संस्कृति के प्रकार आपको बताने हैं, ठीक है। शालेय संस्कृति स्कूल कल्चर का प्रकार। भारतीय संविधान की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। जितनी विशेषताएं पूछे कम से कम उतनी तो लिखें, उससे एक अधिक लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर है वैश्वीकरण के मुख्य दोष क्या है, यहाँ पे दोष पूछा गया है, ठीक है, फायदा नहीं पूछा गया है। उदारीकरण शिक्षा को परिभाषित कीजिए। अभी अभी हमने बात की थी उदारीकरण शिक्षा क्या होती है, तो परिभाषा देनी है इसको, ठीक है। उदारीकरण शिक्षा की परिभाषा किसी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं देनी है, इसमें आप परिभाषा लिख सकते हैं, क्योंकि उदारीकरण शिक्षा की परिभाषा स्पेशली किसी मनोवैज्ञानिक ने नहीं दी है। शिक्षक के व्यक्तिगत गुण लिखना है, व्यक्तिक गुण लिखना है, ठीक है। इसने पर्सनल क्वालिटी की बात आ रही है, प्रोफेशनल क्वालिटी की नहीं, यहाँ पे पर्सनल मतलब एक खुद की क्या खासियत होती है एक शिक्षक के उद्देश्य, शिक्षक के रूप में, तो आपको बताना है। शिक्षा का व्यापक अर्थ समझाना है आपको। इसके बाद है शिक्षा की आवश्यकता और महत्व क्या होती है। शिक्षा के निजीकरण से होने वाले लाभ और हानि क्या हो सकते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। उसके अलावा है स्त्री शिक्षा के प्रसार और उन्नयन हेतु किए जाने वाले प्रयास समझाइए। संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मिड डे मील योजना पर टिप्पणी लिखिए। सभी की सभी चीज़ें नोट्स में आपको समझाई गई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका आपको लिखनी है। बालिका शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या क्या हैं। वैश्वीकरण में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना है आपको। उदारीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव है, ये बताना है आपको। इस तरह से सामाजिक रूप से वंचित बालकों की अवधारणा को समझाना है। अपवंचना संबंधी समस्याओं को दूर करने के उपाय बताइए। यहाँ पे कुछ जो है आपको टिप्पणी लिखनी है, जैसे राज्य शिक्षा संस्थान भोपाल जो है इसके ऊपर, या फिर आपको शिक्षा की प्रकृति के बारे में या सीमांतीकरण के बारे में। और फिर है आपसे पूछा गया है शिक्षा के संबंधित अधिनियम एवं योजनाएं बताइए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य और विशेषताएं जो है आपको बतानी है। समाज को परिभाषित करते हुए इसकी प्रकृति, स्वरूप और विशेषताएं बताइए। सामाजिक स्थिरीकरण क्या है, सामाजिक स्थिरीकरण के मुख्य आधार क्या होंगे, प्रमुख आधार क्या होंगे। इसके बाद है लोकतंत्र के लिए शिक्षा के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके मूल सिद्धांत बताइए। शिक्षक एक चेतनशील बुद्धिजीवी के रूप में इसकी व्याख्या करनी है। और जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, और इसके महत्व को विस्तार से आपको समझाना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। अच्छे तरीके से तैयार करिए। एमसीक्यू हमने ले लिया आपकी क्लास
तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और वहाँ पर देखेंगे आपके और भी जो आंसर्स की हैं वो आप तो हमें व्हाट्सएप पे दे ही रहे हैं अपने क्वेश्चन पेपर्स, तो आपको आंसर के भी मिल रहे हैं और आपके टाइम टू टाइम जितना भी हो सकता है आपकी सपोर्ट में हम हेल्प करते रहेंगे, वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।